तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टी, इसके अलावा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को जे थॉमसन ने ही परफॉर्म किया था और उसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन के लिए डिस्कवरी जो था तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था और ई गोल्डस्टीन ने उसको फर्दर प्रोसीड किया था। तो कैनाल रे के लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो, फिर न्यूट्रॉन का जो कि थ्योरेटिकल डिस्कवरी है या एक्सपेरिमेंट है, तो इन सब को हम लोगों ने कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। दैट मीन्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन एक तरह से समझ सकते हैं वो, और प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्लियर हो गया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे। अच्छा, अपने क्लास में जो अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ना है वो कौन कौन सा एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, तो उसमें जो है थॉमसन का मॉडल है, इसके अलावा रदरफोर्ड का मॉडल है, इसके अलावा हम लोग का बोर्स का एटॉमिक मॉडल हो गया। इसके अलावा मॉडल तो एक और है लेकिन 11th क्लास में है, वो प्लैंक का क्वांटम मॉडल है, और एक डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है। इन सब को हम लोग पढ़ेंगे, इनके जो पोस्टुलेट्स है उसको जानेंगे। इसके अलावा इनकी जो लिमिटेशंस है, कमियां हैं, उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मॉडल को पढ़ने की जरूरत क्यों हुई, या सारे मॉडल में क्या अच्छाइयां हैं, या सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, और सारे में कमियां क्या क्या हैं, इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले एक छोटा सा स्टोरी समझाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये सारे मॉडल क्यों पढ़ते हैं हम लोग। सो देखिए, ऐसा था कि 4 दोस्त थे और चारों संयोग से अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। एक बार उनको इच्छा हुआ कि चले और हम लोग हाथी देखते कि कैसा होता है। तो अंधे थे लेकिन मन तो हो ही सकता है, मन किया कि हम हाथी देखें कैसा होता है। तो उन्होंने क्या किया ना कि एक गाइड हायर किया, और गाइड जो है उसको बोला गया कि आप ले चलो और हमको हाथी के पास ले चलो, हम लोग महसूस करना चाहते हैं कि हाथी कैसा होता है। तो गाइड उन चारों फ्रेंड को एक जू में लेकर के आए, और जू में लेकर के आए तो चूंकि अंधे थे तो चारों को एक साथ दिखा पाना उसके लिए संभव नहीं था। हो सकता है कोई हाथी के पैर के नीचे आ जाता, क्योंकि दिख नहीं रहा था उन लोगों को। तो उनमें से बारी बारी से हर एक फ्रेंड को गाइड जो है लेकर के हाथी के पास आया। तो जब पहले फ्रेंड को, जो पहला दोस्त था उसका, उसको लेकर के जब गाइड हाथी के पास आया तो उस समय हाथी को ऐसे टच करके देखा तो हाथी का पेट टच हुआ उससे, उस अंधे से। तो टच किया, फिर वो चला गया। फिर दूसरा अंधा दूसरे को लेकर के आया, वो गाइड दूसरा हाथी को जब ऐसे टच करके देख रहा था, अंधा महसूस कर रहा था, तो उस समय वो हाथी का पैर टच हुआ उससे। ठीक, वो भी चला गया। तीसरा अंधा जब आया तो वो जब टच करके देख रहा था उस समय हाथी का ट्रंक, जो सूर होता है, वो टच हुआ उससे, वो भी टच किया, चला गया। चौथा अंधा जब आया वो टच किया तो उस समय हाथी का पूंछ टच हुआ उससे, तो वो भी टच किया, चला गया। फिर जब चारों दोस्त आपस में मिले और बात कर रहे थे, क्या दोस्त कैसा लगा हाथी, तो जिसको हाथी का पेट टच हुआ वो बोल रहा था कि हाथी तो बीन बैग जैसा होता है, बड़े से गुब्बारे जैसा। बीन बैग समझ रहे, बैठने वाला जो होता है। उसी तरह से जो दूसरा दोस्त जो टच किया हाथी को, तो उसको पैर जिसको टच हुआ था बोला हाथी तो पिलर जैसा होता है, जैसे घर में जो पिलर होता है ना, उस तरह का हाथी होता है। तीसरा जिसको ट्रंक टच हुआ था, सूर टच हुआ था, वो बोला कि हाथी तो पाइप जैसा होता है, मोटे से। जिसको पूंछ टच हुआ था वो बोल रहा था कि हाथी तो रस्सी जैसा होता है, रोप जैसा, उसी की तरह हाथी है। तो अब आप ये समझिए कि चारों फ्रेंड में से हाथी को सही से कौन एक्सप्लेन किया, तो ऑब्वियस आप बोलोगे कोई नहीं, चारों गलत है। और अगर आपसे ये पूछे कि हाथी को गलत कौन एक्सप्लेन किया, तो भी आप सोच करके देखिए, गलत किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि जिनका जो ऑब्जर्वेशन है अपने अपने हिसाब से उन चारों का सही ही है। जो जो चीज ऑब्जर्व किए उस हिसाब से उसको सही एक्सप्लेन भी किए। अब आप इस कहानी को इसलिए सुने हैं कि आप वो सोचिए कि वो हाथी जो है ना वो एटम है, और वो जो चारों अंधे दोस्त हैं, वो चारों अंधे दोस्त में एक हो गए जे थॉमसन, एक हो गए रदरफोर्ड, एक हो गए बोर, और एक हम लोग इसमें डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे। तो चारों ने ही अपने अपने हिसाब से हाथी यानी कि एटम को एक्सप्लेन किया। चारों की ही कुछ मेरिट्स थी और चारों के ही कुछ लिमिटेशंस थे। तो उन चारों मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे जिससे हम लोग हाथी समझ पाएंगे, और वो गाइड जो रहा उस गाइड का काम करेंगे हम लोग, यानी बुक करेगा काम, कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले अंधे के बारे में बात करते हैं, और वो अंधा कौन है, तो जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल,
अब आप याद करिए कि जे थॉमसन वही हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। इलेक्ट्रॉन का खोज बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इन्होंने किया था। ये कैथोड रे जो है, जो कैथोड से ओरिजिनेट होकर कैनोड की तरफ मूव करता है, उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बने होते हैं वो, और वही इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो खोज तो इलेक्ट्रॉन का कर लिया था जे थॉमसन ने। अब उनसे सवाल ये पूछा गया कि ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? तो इसके लिए उनको एक मॉडल देना पड़ा, और वो मॉडल थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कहलाता है। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम किस तरह का होता है? तो एटम स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक, या तो 2D फिगर बनाए हम लोग तो सर्कल जैसा लगेगा, लेकिन इसको एज्यूम करिए कि स्फेयर है। ठीक, एटम स्फेरिकल शेप का होता है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी, तो उनको तो पता था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होगा। तो उन्होंने कहा कि इस स्फेरिकल एटॉमिक मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसी तरह से प्रेजेंट होते हैं जिस तरह से तरबूज के अंदर में जो है ना सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सीड्स लाइक सीड्स इनसाइड द वाटरमेलन जिस तरह से, या प्लम के अंदर जो पुडिंग के अंदर जो प्लम होते हैं जैसे प्रेजेंट होते हैं, उस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो पता था कि निगेटिवली चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन सब निगेटिव चार्ज का है। फिर उन्होंने कहा प्रोटॉन नहीं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज सब जो है ना, तो ये सरफेस स्फेयर का जो ये सरफेस है ना, इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मतलब ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होता है। स्फेयर का जो ये सरफेस है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और कुल मिलाकर के इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड 0 है, इसलिए एटम न्यूट्रल है। ये जे थॉमसन का एक्सप्लेनेशन था। अगर हम लोग इसको लिखना चाहे पोस्टुलेट्स में, तो पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनसाइड इट लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। मतलब निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनसाइड इट लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। एंड दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर। इस स्फेयर के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। और अगला पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि एज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट चार्ज इज 0, दैट्स व्हाई एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर। मतलब ये दोनों निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को कुल मिला के देखा जाए तो 0 हो जाता है, इसलिए उनका कहना था कि एटम न्यूट्रल होते हैं। ये थॉमसन का पोस्टुलेट्स था, मतलब ये इन्होंने बताया था एटम के मॉडल के बारे में। अब इसमें कमियां क्या हैं? तो ऐसे तो कमियां ही कमियां हैं, लेकिन फिर भी जितना इन्होंने बताया उस हिसाब से अगर एक्सप्लेन किया जाए, यानी अगर हम लोग थॉमसन का लिमिटेशन जाने, लिमिटेशंस अगर हम लोग समझने की कोशिश करें थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की, तो लिमिटेशन क्या है? तो पहला तो ये है कि आप सोचो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस तरह से तरबूज के अंदर बीज होता है उस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कुछ तरबूज जो है उसको काट के देखेंगे तो उसमें बीज का पैटर्न अलग है, कुछ में दूसरा पैटर्न है। कोई तरबूज ऐसा हो कि इसमें बीज हो ही नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना इलेक्ट्रॉन का ही एटम है? सो तो नहीं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं था। ये पहला लिमिटेशन हो गया कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम वाज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड, पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि एटम न्यूट्रल तो होता है, लेकिन क्या न्यूट्रलिटी का इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सही है कि स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जहां जहां है वो सब निगेटिव और कुल मिला के 0? तो नहीं। यानी कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम प्रॉपरली। मतलब एटम न्यूट्रल तो होता है, लेकिन न्यूट्रल होने के लिए जो एक्सप्लेनेशन इनका था वो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं था। तो ये आपका थॉमसन के मॉडल में लिमिटेशन भी हो गए और पोस्टुलेट्स भी हो गए। अब अगले मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। थॉमसन के मॉडल के बाद के एक्सप्लेनेशन के बाद या मॉडल के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इसको जो है मॉडल से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उसी में एक जे थॉमसन के स्टूडेंट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। याद करिए आप, रदरफोर्ड का ही हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़े थे प्रोटॉन की डिस्कवरी में। तो रदरफोर्ड जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस मॉडल से। मतलब खास करके एटम के न्यूट्रलिटी का जो एक्सप्लेनेशन था जे थॉमसन का, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो रदरफोर्ड ने अपने से एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए, या फिर उन्होंने एटम के न्यूट्रलिटी को जानने के लिए एक जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको हम लोग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बोलते हैं।
तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया इसके लिए, उस एक्सपेरिमेंट का भी एक नाम था, और वो नाम था उस एक्सपेरिमेंट का कि अल्फा, अल्फा का सिंबल है अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया वो हम लोग समझते हैं, एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं ये अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। तो इसको ऐसे समझिए, हीलियम का नाम हम लोगों ने सुना है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका मास होता है 4। अब हीलियम एक इनर्ट गैस है, रिएक्शन नहीं करता, निष्क्रिय गैस है। लेकिन अगर हीलियम से किसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, यानी कि He2+ आयन बना दिया जाए, ये He2+ आयन, तो हीलियम ना इनर्ट गैस है, लेकिन He2+ आयन तो आयन है और ये अनस्टेबल है, तो ये मूव करता है। तो ये He2+ आयन जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। और ये अनस्टेबल होता है तो ये तेजी से मूव करते रहता है। तो ये हीलियम अल्फा पार्टिकल्स ले लिया इन्होंने। और अल्फा पार्टिकल को क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल लिया, जैसे ये गोल्ड का फॉइल है। अच्छा, गोल्ड का ही फॉइल क्यों लिया, तो ये आप सोचिए, क्योंकि फॉइल तो आप समझते हैं, पहली बात तो ये समझ लें हम लोग, ये गोल्ड का फॉइल है। गोल्ड फॉइल क्यों ले, फॉइल मतलब थिन शीट, जैसे कैसे कॉपर का फॉइल होता है या फिर एल्युमिनियम फॉइल जिसमें हम लोग रोटी वगैरह रखते हैं, तो ये गोल्ड का फॉइल है। गोल्ड का क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होता है, बहुत ज्यादा जो है गोल्ड का हम लोग थिन शीट बना सकते हैं। क्योंकि इनको एक्सपेरिमेंट करना था एटम पर, तो एक एटम पर एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, तो कुछ ऐसा ले ले जो बहुत ज्यादा थिन हो सके, तो इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, एकदम पतला सा शीट गोल्ड फॉइल का। और उस गोल्ड फॉइल को ना एक परफोरेटेड जिंक कोटेड प्लेट के आगे में प्लेस कर दिया। ये एक स्क्रीन है, और ये स्क्रीन कैसा है, तो जिंक से कोटिंग किया हुआ है, तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं कि परफोरेटेड जिंक कोटेड स्क्रीन। ये परफोरेटेड जिंक कोटेड स्क्रीन है। और इस स्क्रीन के आगे में गोल्ड प्लेस किया, और गोल्ड के आगे में एक सोर्स रख दिया, जिस सोर्स से अल्फा रे जो है वो इमिट्स होता है। एक ऐसा सोर्स रख दिया जिससे अल्फा रे इमिट्स होता है, तो इस सोर्स का नाम है अल्फा रे का सोर्स। ठीक, ऐसा सोर्स हो ही सकता है, जैसे टॉर्च है तो विजिबल रे का सोर्स है। आप एक्सरे मशीन देखे हैं, एक्सरे मशीन या लोगों का एक्सरे जो होता है, तो एक सोर्स रहता है अंधेरे कमरे में, जिससे एक्सरे निकलता है और लोग खड़े होते हैं तो फिर अपना बॉडी का एक्सरे निकालते हैं। उस तरह से एक ऐसा सोर्स है, इससे अल्फा रे निकलता है। अब इस अल्फा रे को, और पीछे एक और स्क्रीन लगा हुआ है, ये भी परफोरेटेड जिंक कोटेड स्क्रीन है। अब इन्होंने क्या किया कि इस स्क्रीन से इस अल्फा रे को जो है गोल्ड फॉइल से इन्होंने पास किया, इन अल्फा रेज को गोल्ड फॉइल से पास किया। तो जब ये गोल्ड फॉइल से पास कर रहे हैं, इसका मतलब गोल्ड के एटम से पास हो रहे हैं। तो जब ये गोल्ड फॉइल से पास हो रहा था ये सारा रे, तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। अब क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा हम लोग वो समझते हैं। देखिए, इसी इमेज को थोड़ा सा हम लोग मैग्नीफाइड कर देते हैं। बड़े स्केल पर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से हो रहा होगा हर एटम के साथ में, कि अधिकतर रे जो है गोल्ड फॉइल से आर पार निकल जा रहा होगा। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने ये देखा कि बहुत सारे रे जो है गोल्ड फॉइल से आर पार निकल जा रहे हैं। ठीक, कुछ रे ऐसा है जो गोल्ड फॉइल से जब पास होता है ना, थोड़ा सा स्मॉल एंगल से बेंड हो जा रहा है, स्मॉल एंगल से बेंड हो जा रहा है। और हर 10-12 हजार रे में से एक आध रे ऐसा है, टू बी प्रिसाइज 12,000 रे में से एक रे ऐसा है जो गोल्ड फॉइल से टकराता है और बाउंस बैक कर जाता है। अब ये इनका ऑब्जर्वेशन था, तो हम लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक्चुअली लिखेंगे। आप इस सेटअप के बारे में अगर लिखना चाहिए एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड टुक अ गोल्ड फॉइल एंड प्लेस्ड थिन गोल्ड फॉइल एंड प्लेस्ड इट
in front of a perforated zinc coated plate या screen. Then he placed the gold foil in front of a X-ray source and starts passing the X-ray through the gold foil. Then he observed that. अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन. लगभग अधिकतर गोल्ड फॉइल ऐसे अल्फा रे ऐसे है जो गोल्ड फॉइल के आर पार निकल गए बिना थोड़ा सा भी डेविएट हुए. सम ऑफ द अल्फा रे व्हेन पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल देन दे स्लाइटली डेविएट फ्रॉम इट्स मेन पाथ. थोड़ा सा अपने मेन पाथ से डेविएट हो जा रहे हैं, मतलब स्मॉल एंगल से बेंड हो जा रहे हैं. 1 out of 12,000 रे बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल. हर 12,000 रे में से एक आध रे ऐसा है जो गोल्ड फॉइल से टकरा करके बाउंस बैक कर जा रहा है. अब इन सब चीजों को देखने के बाद, इनका जो ये ऑब्जर्वेशन के बाद ये कुछ कंक्लूजन पर पहुंचे. क्या कंक्लूजन पर पहुंचेंगे सो देखिए कि अधिकतर रे अगर गोल्ड फॉइल के आर पार निकल जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर का अधिकांश जगह खाली है, तब तो गोल्ड फॉइल के आर पार निकल जा रहा है. यानी इनका कंक्लूजन ये हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी. एटम के अंदर का अधिकांश जगह क्या है, खाली है. उसके बाद अब एक चीज देखो, अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है. तो जरूर इस एटम के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता होगा, जिसके कारण जब अल्फा रे उसके नजदीक से निकलता है तो वो थोड़ा सा स्मॉल एंगल से बेंड हो जाता है रिपल्सन के कारण. यानी इसको हम लोग वर्ड में ऐसे बोलेंगे दूसरा पॉइंट में कि देयर मस्ट बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट इनसाइड एन एटम ड्यू टू विच when alpha rays passes near to it then it slightly deviate from its main path. ठीक है. तीसरा, अच्छा कुछ ही रे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरे एटम का साइज है, उस एटम के साइज के सामने में ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसका साइज बहुत छोटा है, तभी तो कुछ ही रे डेविएट हो रहा है. यानी कि द साइज ऑफ दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. अगला पॉइंट कि एक रे जो है टकरा करके वापस भी लौट जा रहा है, इसका मतलब इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया अल्फा रे इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को. तो इसको पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर मास होगा जिसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, कि एटम का अधिकांश मास उसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास है जिसका नाम है न्यूक्लियस. तो आप इसको भी याद रखिएगा. हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के बारे में पता चला था. उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉन का खोज पहले हो चुका था, तो फिर उन्होंने लास्ट पॉइंट ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के अराउंड में एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व होते रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट. तो ये सब इनके ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन थे. समझ में आ गई बात? अच्छे से एक बार फिर से समझ लीजिए क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया. तो ऑब्जर्वेशन में पहला हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन. मतलब अधिकतर अल्फा रे गोल्ड फॉइल के आर पार निकल गए बिना डेविएट हुए. दूसरा कि some of the alpha ray when passes near to the gold foil then they slightly deviate from its main path. यानी कुछ अल्फा रे जब गोल्ड फॉइल से आर पार निकल रहे थे तो थोड़ा सा अपने स्मॉल एंगल से वो बेंड हो जा रहे थे. तीसरा कि 1 out of 12,000 rays bounce back after striking the gold foil. कि हर 12,000 रे में से एक आध रे. अच्छा इस रे को कैसे करेंगे, तो ये मशीन है जिसे काउंट भी होता कितना रे रिलीज कर रहे हैं. तो 1 out of 12,000 रे बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल. हर 12,000 रे में से एक आध रे जो है गोल्ड फॉइल से टकरा करके वापस लौट जा रहा है. वापस लौट जाए मतलब यहाँ पर ग्लो करेगा, आर पार जा रहा है, इसका मतलब यही जिंक कोटेड स्क्रीन है जिस पर टकरा करके जो है ग्लो कर रहा होता है ये. ठीक, अब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो अधिकतर रे गोल्ड फॉइल से पार कर जा रहा है, नहीं अधिकतर स्पेस खाली है, कुछ स्मॉल एंगल से बेंड हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसके कारण सिमिलर चार्ज में रिपल्सन हो रहा है. कुछ ही रे ऐसा कर रहा है, इसका मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो एटम के पूरे एटम के सामने में बहुत छोटा है. और एक आध रे टकरा करके वो बाउंस बैक कर जा रहा है, इसका मतलब इसको अल्फा रे पेनिट्रेट नहीं कर पाया. यानी कि एटम का सारा मास इसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास है और इलेक्ट्रॉन जो है इसी
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस रखा, इस न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा होता है, जिसको एक पाथ पर, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये इनका कंक्लूजन भी था। अब इस कंक्लूजन के बाद एक लिमिटेशन भी समझते हैं इनके मॉडल में। जैसे थॉमसन के मॉडल का लिमिटेशन था, तो रदरफोर्ड का भी तो कुछ लिमिटेशन होगा। तो रदरफोर्ड का क्या लिमिटेशन, थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखिए, तो रदरफोर्ड का लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। जैसे न्यूक्लियस है, ठीक। अच्छा, न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज है क्यों लिखते हैं? तो इसलिए क्योंकि प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पर और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पर पॉजिटिवली चार्ज देते हैं हम लोग। तो ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होता है, ये इनका कहना था, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होता है तो एक सिंपल सा फिजिक्स है। आप समझिए कि कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअसली चल रहा हो तो उसके एनर्जी में कुछ न कुछ तो चेंज आएगा ना। यानी अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी बढ़े चढ़ते चलते चलते चलते, तो कुछ या तो इसके एनर्जी में लॉस होगा या गेन भी करे, कुछ भी करे। अच्छा, ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा भी गया कि जब इलेक्ट्रॉन इमिट्स होता है तो एनर्जी भी रिलीज होता है, ठीक। तो फिर ये एनर्जी पर क्या हो रहा है सर? अगर इसका एनर्जी इमिट्स हो रहा है तो ऐसा होता कि ये चलते चलते ऐसा कंडीशन आता कि धीरे धीरे इसका पाथ छोटा होते जाता और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जाके टकरा जाता, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता। जैसे न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा है तो न्यूक्लियस में जाकर कहाँ टकरा जा रहा है? नहीं टकरा रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी पर क्या असर पड़ता है, ये चीज को एक्सप्लेन नहीं किया रदरफोर्ड, ठीक। He could not explain about the energy involved during the revolution of electron around the nucleus। पहला तो इनका ये कमी था। दूसरा लिमिटेशन ये है, अब सोचिए जैसे न्यूक्लियस है और हम लोग ऑर्बिट बना देते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन घुमाते हैं, कहीं और ऑर्बिट बना दिए, उस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो क्या ये ऑर्बिट जहां मन होगा वहां बना देंगे, या इसका कोई एक फिक्स डिस्टेंस होता होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट कितना होना चाहिए, सेकंड कितना होना चाहिए, ऐसा करके एक दूरी होता होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन उस पर रिवॉल्व करेगा ना। तो इसको ये नहीं बता पाए कि मतलब ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ ऑर्बिट ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ऑर्बिट का पोजीशन कहाँ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सो ये भी इनका एक लिमिटेशन है। तीसरा इनका लिमिटेशन ये था कि अब एक एटम के पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में प्लेस कर दें या अलग अलग ऑर्बिट में प्लेस करें, तो किस ऑर्बिट में कितना प्लेस करें, तो ये भी इन्होंने नहीं बताया। कि ही कुड, इसको पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ सर्टेन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, इसको भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो कुल मिलाकर के इनके मॉडल की 3 कमियां थी। पहला कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरा कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ ऑर्बिट ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। तीसरा, he could not explain the number of electron that can be accommodate in a certain orbit। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इन्होंने जो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया वो सब इनका लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को ही दूर किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बोर। तो अगला एटॉमिक मॉडल जो हम लोग को पढ़ना है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल को कवर करेंगे इन डिटेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।